Yes, now in today's lecture I'll start the module question. Module question मतलब अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन शुरू करता हूँ. जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे करवा दिए. देखो तुम्हारे जो अपने एजे के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है वो बताता हूँ मैं. टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ये है. चैप्टर मैंने जो बनाया है कंपनी फाइनल अकाउंट्स, यू कैन सी हियर. कंपनी फाइनल अकाउंट्स एंड मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, जिसमें ये मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मैं पहले कर चुका हूँ. I have done this question number 1 and I also completed question number 2. ये दो क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ. And even question 3. ये तीन क्वेश्चन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के जो ऑलरेडी हो चुके हैं अपने. और ये फोर्थ क्वेश्चन को क्रॉस कर देना, ये अपन करने वाले नहीं है. कोई आना नहीं है एग्जाम में. एज इट इज मॉड्यूल से उठा लिया था, बट ये कोई मतलब नहीं है. डिविडेंड का प्रॉब्लम है, तुम लोग आराम से कैंसिल कर दो और अगली बार तो निकाल ही दूंगा मैं. जो जरूरत है वो सब करवाए, जो जरूरत नहीं है बेकार में करके मतलब नहीं है. यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन चालू होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. तुम देखो अभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे. 15 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 देखो. फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमेगा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2000 अगर रूलिंग रेडी नहीं है तो रूलिंग करनी पड़ेगी. अगर रूलिंग रेडी नहीं है तो रूलिंग करनी पड़ेगी. ये लेक्चर स्टार्ट करने के पहले 4 प्रॉब्लम की रूलिंग कर लो. ये लेक्चर इधर ही स्टॉप कर देना. तुम्हारे पास रूलिंग रेडी नहीं होगी क्योंकि पुरानी सारी रूलिंग्स कंप्लीट हो चुकी है. तो ये लेक्चर इधर ही स्टॉप कर देना अभी. और पहले 4 फॉर्मेट्स बना लो. 4 फॉर्मेट्स बनाए बिना काम नहीं करना प्लीज. इट्स माई रिक्वेस्ट. मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो. मैं क्लास में तुम्हारे सामने नहीं बैठा हूँ, बट अगर मेरे इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करोगे तो दैट्स मोर देन इनफ. If you follow my instruction, you will find things simpler. Otherwise, you cannot blame me. अगर तुम लोग नए इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो तो मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि टॉपिक इजी था कि डिफिकल्ट था. इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो सब इजी रहेगा. ये लेक्चर को इधर ही स्टॉप करो. 4 फॉर्मेट बना लो. प्रिपेयर 4 फॉर्मेट्स. 4 प्रॉब्लम कराने वाला हूं मैं कंटिन्यू कर रहा हूं अभी. तुम लोग लेक्चर स्टॉप करो और स्टॉप करके पहले फॉर्मेट बनाओ. नाउ द आइटम्स गिवन इज land, plant and machinery, trade receivables, inventories, bank, adjusted purchases, factory expense, administration expense, selling expense, debenture interest, interim dividend paid, equity share capital, 10% debentures, general reserves, profit and loss, securities premium, sales, trade payables, depreciation, suspense. ये तो एक सस्पेंस अकाउंट आ गया. ये सस्पेंस अकाउंट आ गया एक. फिर आगे इंफॉर्मेशन में देखो पहला टोटल 5 ही एडजस्टमेंट है. तुमको 5 से ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आने. मैं बताता हूँ. पहला एडजस्टमेंट ऑथराइज्ड कैपिटल का. ये तो खाली डिस्क्लोजर है, डबल इफेक्ट ही नहीं है. फिर कंपनी एडवाइस. The company on the advice of independent valuer wished to revalue land at 3,60,000. देखो तुम्हारे पास लैंड कितने का था. 220 का था. 360 का बनाना है. इधर ऐड करेंगे और एक इफेक्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में देंगे. बिकॉज एंट्री आएगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स. डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है, नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा. मॉड्यूल में डिविडेंड पेएबल अकाउंट क्रिएट करते हैं. डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल. So declared final dividend. Actually dividend जो डिक्लेयर किया है ना, सी डिविडेंड डिक्लेयर की मैं एंट्री भी पास करता हूँ, लेकिन वो केस में मेरे को एक assumption करना पड़ेगा. In that case I have to make an assumption, but वो assumption भी wrong होएगा. एक बार डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना तो 30 डेज में पे करना होता है. तो अगर ये लास्ट ईयर का भी डिविडेंड है
अगर लास्ट ईयर का डिविडेंड अगर ये साल में हम लोग ने डिक्लेयर किया है तो 30 डेज में पे कर दिया होगा, 30 डेज में पे कर दिया होगा। लास्ट ईयर का डिविडेंड का मतलब है लास्ट 31 मार्च के बाद में हम लोग ने डिक्लेयर किया होगा। अप्रैल मई जून जब भी डिक्लेयर किया होगा, तो अभी तो ईयर एंड आ गया, फिर से 31 मार्च आ गया, तो ये प्रपोज डिविडेंड ही और ये नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा। यहाँ पे मॉड्यूल का सोल्यूशन नहीं देखना और मेरे पास नहीं आना सर उन्होंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट करके अदर करंट लायबिलिटीज में डिविडेंड पेएबल अकाउंट बनाया, वो रॉन्ग ट्रीटमेंट। जो रॉन्ग ट्रीटमेंट है वो रॉन्ग ट्रीटमेंट है, वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो इट। मॉड्यूल में भी किया रहेगा तो मैं फॉलो करने वाला नहीं हूँ। जैसे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में आई डोंट टेक सिक्योरिटीज प्रीमियम। कंपनीज एक्ट अलाउ करता है, बट वहां पे एक नोट लिखा हुआ है only those companies will use securities premium which companies are not following accounting standards। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो सारे कंपनीज फॉलो करेंगे, मैंडेटरी है। ऐसी कौन सी कंपनी आ गई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं यूज करेगी? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रही है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट कर सकती है। तो हम लोग तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं करेंगे, हम लोग तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। तो जो चीजें गलत है वो गलत है। वो बायबैक ऑफ शेयर्स में तो भर भर के सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर रखा है हम लोग ने, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए, प्रीमियम ऑन बायबैक के लिए। यू कैन नॉट यूज इट, प्लीज डोंट यूज। सो जो क्लैरिटी में चीजें हैं वो मैंने तुमको बताई एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंपनी लॉ में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो कंपनी लॉ को पीछे हटना पड़ता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो रूलिंग है वो रहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी ज्यादा पावर है। पावर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मोर देन कंपनीज एक्ट। ऑथराइज कैपिटल दे दिया है, ये रिवैल्यूएशन दे दिया है, ये प्रपोज डिविडेंड, ये तीन तो फालतू एडजस्टमेंट हो गए। चौथा डेप्रिसिएशन डिवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% ऑन कॉस्ट, ये और एक सिंपल एडजस्टमेंट। हाँ, एक सस्पेंस के लिए क्या बोला है नंबर 4 में, सस्पेंस अकाउंट ऑफ ₹4,000 represents cash received for sale of some of the machinery on 1st April 2001. Cost of machinery was 10,000, accumulated depreciation 8,000। तुमको याद है मैंने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था मधुसूदन लिमिटेड, उसमें सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट था, बस उसी के जगह पे सस्पेंस अकाउंट है। मैंने एक वर्किंग बनाई थी, कॉस्ट माइनस पीएफडी डब्ल्यूडीबी माइनस सोल्ड फॉर प्रॉफिट और लॉस, बस वैसी वर्किंग बनाऊंगा। जो मशीनरी बेचा कॉस्ट को कॉस्ट से माइनस कर दूंगा, पीएफडी जो आएगा उसको पीएफडी से माइनस कर दूंगा, सेल ऑफ मशीनरी को सस्पेंस अकाउंट से क्रॉस कर दूंगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम में सेल का पैसा सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट में पड़ा था और ये प्रॉब्लम में सेल का पैसा सस्पेंस अकाउंट में पड़ा, तो वो अकाउंट निकल जाएगा और जो प्रॉफिट लॉस आ जाएगा वो पीएनएल में आ जाएगा। एग्जैक्टली वही एडजस्टमेंट है क्वेश्चन नंबर 7 का ही। अरे मैंने इतने सारे एडजस्टमेंट्स करा दिए ना, तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसी में से कहीं ना कहीं कुछ उठा के पूछेंगे वो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ओमेगा लिमिटेड, दैट्स इट। बैलेंस शीट ऑफ ओमेगा लिमिटेड, और कुछ नहीं पूछा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कितना सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। तो तुम्हारा फॉर्मेट चाहिए, सबसे पहले तुम्हारा फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट नहीं है तो कुछ काम होने नहीं हो सकता। चलो बनाओ, फॉर्मेट बनाओ जल्दी। लेक्चर स्टॉप कर दो, मैं बोलता हूं अभी भी यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करो, पहले फॉर्मेट बनाओ। स्टॉप दिस लेक्चर, प्रिपेयर द फॉर्मेट फर्स्ट। लेक्चर स्टॉप करो, फॉर्मेट बनाओ, और फॉर्मेट बनाए बिना तुम लोग आगे काम नहीं करोगे। फॉर्मेट बनाए बिना आगे काम नहीं करोगे। और फॉर्मेट भी एक नहीं बनाना है, 4 फॉर्मेट बनाने। यू हैव टू प्रिपेयर 4 फॉर्मेट्स। मैं 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 4 क्वेश्चन के फॉर्मेट्स रेडी करो और उसके बाद ही काम चालू होएगा। Yes, I want you to first prepare the formats. मेरे को मालूम है कुछ नालायक लोग ऐसे ही चालू हो जाते हैं, then they are never comfortable in the talk. पहले फॉर्मेट बना लो, 4 फॉर्मेट, और उसके बाद ये प्रॉब्लम चालू करूंगा। Immediately stop the lecture. I assume presume तुमने लेक्चर स्टॉप कर दिया है।
मैं यही एज्यूम कर रहा हूं, यही प्रिज्यूम कर रहा हूं, तुम लोग ने लेक्चर स्टॉप कर दिया है और फॉर्मेट्स बना लिया है। यही मेरा इंस्ट्रक्शन है, तो ही तुमको सिंपल लगेगा। I assume, I presume you have prepared the format. Let's begin. मैसेज ओमेगा लिमिटेड, एक मिनट, नाम क्या है? कंपनी का नाम है ओमेगा लिमिटेड, 31 मार्च X2, रुपीज इन 1000। March 31 X2, rupees in thousands। मैसेज ओमेगा लिमिटेड। चलो एज यूजुअल एडजस्टमेंट्स के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मेरा सबसे पहला एडजस्टमेंट ऑथराइज्ड कैपिटल 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। I assume that you have prepared the format, तो ही तुम्हारे लिए काम इजी होएगा। ऑथराइज्ड $40,000 equity shares of rupees 10 each, 4 lakhs, double underline, below that issued and paid। मेरे पास कॉल्स इन अरियर्स तो है नहीं, इसका मतलब सारे शेयर्स फुली पेड अप ही है। देख लो मेरे पास डेबिट साइड में हार्डली कुछ आइटम्स है, कुछ है ही नहीं कॉल्स इन अरियर्स। तो ये फिर 3 lakhs हो गया ना। रुपीज इन थाउजेंड छोड़ो ना, रेट छोड़ो रे, रुपीज इन थाउजेंड तो कंफ्यूजन होता है, सब जीरोस लिख देंगे हम लोग। तो ये 3 lakhs रुपीज है, 3 lakhs रुपीज है। वो रुपीज इन थाउजेंड जो लिखा है ना वो हटा दो। हाँ, so write down 30,000 equity shares of rupees 10 each, comma fully paid up। फुली पेड अप 3 lakhs। ये लो, ये आइटम हो गया अपना कंप्लीट। अगला एडजस्टमेंट अपने को लैंड को रिवैल्यू करना है। लैंड की वैल्यू कितनी थी? 220, और बनाना कितना है? 360 बनाना है। तो कितना इंक्रीज करेंगे? 360 माइनस 220, 140 से अपने को रिवैल्यू करना है। चलो ठीक है, नोट नंबर 10 में चले जाओ। गो टू नोट नंबर 10। अब ये सब बहुत हल्के फुल्के प्रॉब्लम्स लगेंगे तुमको,
2,20,000 प्लस रिवैल्यू कर दिया 1,40,000, ये हो गया 3,60,000। और एंट्री पास होती है लैंड अकाउंट डेबिट, तो वो तो ऐड कर दिया टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। तो यहाँ पे आ जाओ और लिख दो रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। $1,40,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व्स 1,40,000। हाँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड। यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट फॉलो करना प्लीज, उनका ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करना। अपना 3 लाख का शेयर कैपिटल है, 3 लाख का 10% हो गया 30,000। उनका ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करना, मेरे को उनका ट्रीटमेंट मालूम है। अप्रोप्रिएशन में डेबिट करते और डिविडेंड पेएबल अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं। खाली आंसर राइट करने के लिए मैं उनका सॉल्यूशन नहीं फॉलो करने वाला। नंबर 20, और मेरे को फिर वो डाउट वाउट भी नहीं पूछना सर मॉड्यूल में ऐसा किया है। मेरे को मालूम मैंने क्या किया मॉड्यूल में, तो सही किया होता तो फॉलो करता था, प्रॉपर नहीं किया। दे नीड टू चेंज देयर सॉल्यूशन, उनको अपना सॉल्यूशन चेंज करने की जरूरत है। प्रपोज डिविडेंड 3 lakhs into 10%, 30,000 ये हो गया। हाँ, फिर उसके बाद में सस्पेंस अकाउंट 4,000 रिप्रेजेंट्स कैश रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ सम मशीनरी ऑन 1 April 2000 मैंने बताया ना, इसका वर्किंग बनाओ। तुम्हारे नोट नंबर 9 के नीचे जगह खाली है। नोट नंबर 9 के नीचे जगह खाली है, यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। सेल ऑफ मशीनरी कॉस्ट माइनस PFD WDV sold for profit or loss। कैश फ्लो में भी ऐसा ही बनाया था मैंने। हाँ, सस्पेंस अकाउंट of rupees 4,000 represents cash received from sale of machinery। तो कॉस्ट है 10,000 और डेप्रिसिएशन है 8,000। कॉस्ट 10,000, WDV और 2,000 और कैश रिसीव्ड 7,000। ये 5,000 का प्रॉफिट आ गया। दिस इज लेस फ्रॉम कॉस्ट, बेच दिया तो निकल जाना चाहिए। दिस इज लेस फ्रॉम PFD एंड दिस इज लेस फ्रॉम सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये पैसा सस्पेंस अकाउंट में पड़ा है। और ये PNL क्रेडिट, ये PNL क्रेडिट पहले लिख दो। मैं पहले वाले क्वेश्चन में भी भूल गया था PNL क्रेडिट लिखना। अदर इनकम्स में लिख दो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी।
और फिर ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट करवाया था मैंने। 1 अप्रैल को ही बेच दिया है, देखो बिगनिंग ऑफ द ईयर में बेच दिया। मेरे मधुसूदन लिमिटेड में भी बिगनिंग ऑफ द ईयर में बेचा था। सो मशीनरी के कॉस्ट से माइनस करने का, कॉस्ट 770 है ना, तो इसमें से 770 में से 10 माइनस कर देंगे। कॉस्ट 10 है तो ये हो गया 760। फिर पीएफडी क्रेडिट साइड में ये रहा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 172 है, इसमें से माइनस करेंगे 8। 172 में से 8 माइनस कर दो तो ये हो गया 164। और अच्छा 5000 नहीं है, सस्पेंस अकाउंट में 4000 है। एक मिनट, मेरा वर्किंग रॉन्ग हो गया। ये 4000 है। सो प्रॉफिट 2000 का हुआ ना, प्रॉफिट 2000 का हुआ। तो 4 माइनस 4, तो ये तो खत्म ही हो गया। 4 माइनस 4 0 हो गया, ठीक है ना। ये एडजस्टमेंट के बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है 10%। चलो ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है। देखो नोट नंबर 10 में चले जाओ। प्लांट एंड मशीनरी, $7,60,000 माइनस पीएफडी। पिछले साल तक का पीएफडी कितना, ये लो 7,60,000 ये तो लिख ही दिया। और पिछले साल तक का पीएफडी, ये सस्पेंस अकाउंट हो चुका है, खत्म हो गया। हाँ 1,64,000 का पिछले साल तक का पीएफडी। और ये साल डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है, ऐसा एडजस्टमेंट में बोला हुआ है। अरे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, याद रखना। मैंने जो क्वेश्चंस कराए वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। वैसे तो पूछते भी नहीं वो लोग, तुमको स्ट्रेसफुल काम करने ही नहीं देते। बट वो क्वेश्चंस करने से तुम प्रिपेयर हो गए, तुमको ये इजी लगेंगे। मैं यही कर रहा था तो तुमको ये भी डिफिकल्ट लगता था। 10% ऑन कॉस्ट बोला हुआ है, 10% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट 7,60,000 है, उसका 10% हो गया 76,000। 10% of that is 76,000, 1,64,000 plus 76,000, ये हो गया 2,40,000। 2,40,000 माइनस करो, 5,20,000 हो गया क्या। 7 minus 2 is 5, 60 minus 40 is 20, 5,20,000। 5,20,000 और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में जाने दो। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, $76,000। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 76,000। ये लो मेरे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अभी पोस्टिंग करते हैं बाकी आइटम्स का। चलो ट्रेड रिसीवेबल्स जाने दो। ट्रेड रिसीवेबल्स में लिख दो, ट्रेड रिसीवेबल्स में है, ट्रेड रिसीवेबल्स ही लिखोगे। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का ब्रेकअप तो दिया नहीं मेरे को।
कितना दिया है ट्रेड रिसीवेबल्स? 96,000 और इन्वेंट्रीज 86,000। 96,000 और यहाँ पे इन्वेंट्रीज 86,000। चलो ये भी हो गया। उसके बाद में बैंक बैलेंस है 20। बैंक बैलेंस है 20,000। गो टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट and write their bank balance. Bank balance 20,000. Adjusted purchases, go to purchase of finished goods and write there 3,20,000. $3,20,000. फिर आगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 30, सेलिंग एक्सपेंसेस 30, 60, 30, 30। $60,000, 30,000, 30,000, factory expenses, administration expenses, and selling expenses। फिर है डिबेंचर इंटरेस्ट। एक मिनट है, डिबेंचर्स कितना है? 200 का और उसका 10%, 20 बराबर ही है। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है? 20,000। गो टू फाइनेंस कॉस्ट में जाके लिख दो डिबेंचर इंटरेस्ट। ये 20,000 का आ गया डिबेंचर इंटरेस्ट। हाँ, डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद क्या है नेक्स्ट? ये इंटीरियम डिविडेंड पेड है नेक्स्ट। ये देख लो, इंटीरियम डिविडेंड है 18 का। इंटीरियम डिविडेंड जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। कैश फ्लो स्टेटमेंट याद करो, डिविडेंड हमेशा अप्रोप्रिएशन में जाता है, वो एक्सपेंसेस नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। कितना है डिविडेंड? 18। ये लो, डेबिट साइड हो गया कंप्लीट। क्रेडिट साइड में हार्डली कोई आइटम्स है। एक तो 10% डिवेंचर्स है 2 लाख। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लेके चले जाओ 2 लाख। और यहाँ पे लिखो जनरल रिजर्व्स। 1,30,000 का जनरल रिजर्व्स है।
सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000 और 72 का ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन, $72,000 and securities premium कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000 नेक्स्ट आइटम है सेल्स 7 lakhs सेल्स 7 lakhs और लास्ट आइटम है ट्रेड पेएबल्स 52,000 बस खत्म ट्रेड पेएबल्स 52,000 ट्रेड पेएबल्स 52,000 एक मिनट रुक जाओ स्टार्ट होने दो ट्रेड पेएबल्स 52,000 हो गया पोस्टिंग करके तो हो गया अपना काम एक मिनट देखता हूँ ट्रेड पेएबल्स आया है क्या हाँ ट्रेड पेएबल्स नहीं है ये लो चलो दैट्स इट कंप्लीट हो गया बाहर निकालो सब सेल्स 7 lakhs था बाहर निकालो $7,02,000 $3,20,000 डिबेंचर इंटरेस्ट 20,000 $76,000 60 30 90 90 plus 30 1,20,000 चलो माइनस करो 7 lakhs में से $7,02,000 minus 3,20,000 minus 20,000 minus 76,000 and minus 1,20,000 1,66,000
टैक्स का तो एडजस्टमेंट ही नहीं दिया। देखो कैसे लोग हैं, बिना टैक्स के कोई कॉर्पोरेट चलता है क्या? इसलिए मैंने तुमको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए ना जिसमें रियलिस्टिक सारे सिचुएशंस कवर होते हैं। 1,66,000 प्लस 72,000, 2,38,000 minus 18,000, 2,20,000, 2,20,000 के साथ ऐड करो प्लस 1,40,000 प्लस 1,30,000, दिस इज 4,90,000। 2 lakhs 3 lakhs share capital 4,90,000 7,90,000, this is 2 lakhs, डिफर टैक्स नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी नहीं है। हाँ ट्रेड पेबल्स तो था। $52,000, this is nil and this is nil. $2,52,000 plus 790, 4,90,000 plus 3 lakhs, 790 plus 2 lakhs plus 52,000, 10,42,000. ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अपने पास एक खाली फिक्स्ड एसेट्स है। कितना है फिक्स्ड एसेट्स? $8,80,000। ये नहीं है, ये नहीं है, ये आ गया 8,80,000 आउटर कॉलम। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स है, ये दोनों नहीं है। इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। देख लेते हैं। $86,000, $96,000,
86,000, 96,000 और 20,000 बस. $86,000 plus $96,000 plus $20,000. 2,02,000. $10,82,000 और यहाँ पे 1042. क्या गड़बड़ है भाई? ओ चेक करो जरा. 7,02,000 minus 3,20,000 minus 20,000 minus 76,000 minus 1,20,000 1,66,000. $166 plus 72. 238 minus 80. 220 plus 1,40,000 plus 1,30,000. 4,90,000 बराबर है. 4,90,000 और 3 लाख 7,90,000 बराबर है. ये 2 लाख भी बराबर है. nil trade payables 52,000 और nil. $7,90,000 $7,90,000 plus 2 lakhs plus 52,000 10,42,000 8,80,000 plus 86,000 plus 96,000 plus 20,000. 40,000 का फर्क आ रहा है. जरा चेक करते हैं ट्रायल बैलेंस तो टैलीड है क्या? क्योंकि अपोलो ने सब कुछ पोस्टिंग तो किया ही है. सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000 ही पोस्टिंग किया है ना. चेक करो क्या?
अच्छा अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000 लिखा ही नहीं ना इधर मैंने। समझा क्या मिस्टेक? सिक्योरिटीज प्रीमियम को डैश कर दिया मैंने, तो हो गया ना काम अपना। So 2,20,000 plus 1,40,000 plus 1,30,000 plus 40,000। चलो 40,000 ही शॉर्ट पड़ रहा था ना, तो ये 5,30,000। चलो हो गया काम तुम्हारा, करो करो कंप्लीट करो। फाइव लैख थर्टी, so this comes to 8,30,000। तो 40,000 से बढ़ गया ना ये हो गया 10,82,000, और ये तो आ रहा ही था 10,82,000। दैट्स इट। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन, वो तो अपनी गलती थी, एक वैल्यू ही नहीं लिखा तो कैसे टैली होगा। बाकी तुमको प्रेशर नहीं आएगा, मैं तुमको बता देता हूँ, ये सॉल्व करने में तुमको जरा भी प्रेशर नहीं आएगा। दिस वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई हैव कंप्लीटेड। पहला क्वेश्चन, हो गया सबका कंप्लीट। चलो अगला फॉर्मेट, मैं जरा इधर ही रब कर लेता हूँ, और तुमको तो बनाना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, प्लीज बना लो। मेरे को तो 2 मिनट लगेगा फॉर्मेट रेडी करने को। ये लो बैलेंस शीट और पीएनएल तो रेडी हो गया मेरा। ये हो गया बैलेंस शीट और पीएनएल रेडी। मॉड्यूल से पहले वाले क्वेश्चन का आंसर चेक नहीं करने को जाना हो, डिविडेंड पेएबल उतना फर्क आएगा। एक इंटीरियम डिविडेंड पेएबल का अमाउंट जो रहेगा ना, उससे अमाउंट उतना फर्क आएगा बस, और बाकी तो सब सेम ही है। वो लोग एंट्री पास करते हैं, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल अकाउंट, which is incorrect. They need to change the solutions. When they will do it, I don't know. वो रेक्टिफाई कभी करेंगे पता नहीं। तुम लोगों को मेल करना अलाउड है, यू कैन मेल देयर।
Yes, here I am ready with my presentation. ठीक है, मेरा फॉर्मेट तो रेडी है। अगला क्वेश्चन ले लो। मैंने तुमको बोला ही था एक साथ 4 फॉर्मेट बनाना है तुम लोगों को। This question is done. ये फाइनल अकाउंट्स का पहला प्रॉब्लम था। अभी दूसरे प्रॉब्लम में तो एडजस्टमेंट के नाम पे खाली एक ही एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग इन इन्वेंट्री 8,23,000, 8,23,000। तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। ये फर्नीचर 31 मार्च X1 है। डिस्काउंट, लोन टू डायरेक्टर, एडवर्टाइजिंग, बैड डेट्स, कमीशन, परचेजर्स, प्लांट एंड मशीनरी, रेंटल्स, बैंक करंट अकाउंट, कैश, interest on bank loan, preliminary expenses, fixtures, wages, consumables। ये कंज्यूमेबल्स को वो लोग है ना मटेरियल्स कंज्यूम्ड करके डालते हैं। कंज्यूमेबल्स को मटेरियल्स कंज्यूम्ड करके शो करते हैं। फ्री होल्ड लैंड, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, गुडविल, ट्रेड रिसीवेबल्स, डीलर्स एड, ट्रांसिट इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट, डिबेंचर इंटरेस्ट। अच्छा सिंपल क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं, खाली ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग है। इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बैंक लोन, ट्रेड पेबल्स, सेल्स, रेंट रिसीव, ट्रांसफर फीस, प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस और डेप्रिसिएशन का प्रोविजन 1,46,000। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी डेबिट करना चाहिए था, किया नहीं इन लोगों, किया है क्या? नहीं किया, करना चाहिए। ठीक है चलो, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें। 5 मिनट का ब्रेक ले लो। किसी का रूलिंग रेडी नहीं होगा तो रूलिंग रेडी कर लो। वापस से टाइम देता हूँ और रूलिंग रेडी करके उसके बाद में ये प्रॉब्लम शुरू करते हैं। 5 मिनट का ब्रेक ले। Just take a break of 5 minutes. After that, we will continue with this problem, and it's very simple. Remember, जो पहले 8 क्वेश्चंस थे ना, उसमें मैंने तुमको काफी अच्छा प्रैक्टिस दे दिया, तो you won't find these problems difficult. ब्रेक ले लो और उसके बाद कंटिन्यू।